1894 में कानून बनाया, हमें भारतीयों को क्या बताया कि जी हम यहां पे सिविल लाइन बनाएंगे। कौन रहेगा जी? सिविलाइज्ड लोग रहेंगे। कौन नहीं रहेगा? अनसिविलाइज्ड नहीं रहेंगे। सिविलाइज्ड कौन था उस समय? अंग्रेज। अनसिविलाइज्ड कौन था? भारतीय। पूरे देश भर में उन्होंने सिविल लाइन खड़ी कर दी। इंदौर में है कि नहीं मुझे नहीं पता, है यहां पे। ये सब 1894 वाले कानून की बनी हुई है। और बड़े प्लांडवे में 10 एकड़ जमीन चाहिए थी उनको कलेक्टर का बंगला बनाने के लिए, कप्तान का बंगला बनाने के लिए, और 100 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे, 200 एकड़ एक्वायर कर लेते थे, 500 एकड़। भाई राजा थे, जो मन करते थे एक्वायर कर लेते थे। और कलेक्टर और कप्तान का बंगला तो 10 एकड़ में होता था, बाकी की सारी जमीन किसको दे देते थे? चर्चेज और मिशनरीज को देते थे। इसलिए पूरे भारत में जहां जहां सिविल लाइन है वहां आधी जमीन का मालिक चर्च और मिशनरी है। आपके इंदौर में क्या है मुझे नहीं पता। और उनका 99 ईयर का लीज पूरा हो चुका है। 1895 में जमीन लीज देना शुरू किया, 1896, 1897, 1898, 99 या 1900 आते आते सबकी लीज उन्होंने बांट दिया। तो 99 ईयर की लीज थी, तो सन 2000 आते आते सबकी लीज कंप्लीट। अब वो क्या कर रहे हैं? उन सिविल लाइन की जमीनों को कुछ ने तो रिन्यू करा लिया, और जो रिन्यू नहीं करा पाए वो वहां पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी आप शहरों से 20-30 किलोमीटर दूर बड़े बड़े चर्च देख रहे होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल देख रहे होंगे जो मिशनरियों के बन के रहे हैं। वो केवल विदेशी पैसा नहीं है, वो सिविल लाइन की जमीन प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्योंकि सिविल लाइन की जमीन बहुत महंगी बिकती है, इधर एक बिस्वा बेच देते हैं और बाद में 1 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। सिविल लाइन में 10 बिस्वा बेच दिया, बाहर जाके 10 एकड़ खरीद लिया, फिर 10 बिस्वा बेचा, 10 करोड़ 20 करोड़ मिला, उसी से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। आप ये बताइए, अगर ये व्यवस्था आज भी चल रही है तो हम स्वतंत्र हैं कि गुलाम हैं? जोर से बोलिए जरा। भारत में 100 लाख एकड़ जमीन इस समय कब्जे में है। 100 लाख एकड़। जब मैं वक्फ एक्ट पे काम कर रहा था तो रिसर्च कर रहा था, तो उस समय मुझे पता चला था कि भारत की 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। बाद में पता चला 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। तो 40 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है, 40 लाख एकड़ जमीन चर्च और मिशनरियां लेके बैठी हुई हैं। 1894 वाले कानून से 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया गया। किसी दुनिया के किसी देश में इतनी जमीन पे कब्जा नहीं है, हमारे देश में है। क्यों? क्योंकि हमने अंग्रेजी व्यवस्था को बदला ही नहीं, अंग्रेजी कानूनों को बदला ही नहीं। जब बदला नहीं तो बदलाव आएगा कैसे? व्यवस्था कैसे बदलेगी? भारत में आज हम जिन खतरों से परेशान हैं, जो खतरे हमें डरा रहे हैं, इसका समाधान कैसे किया जाए? क्योंकि समस्या बताएंगे बहुत लंबा समय हो जाएगा। पहले अनपढ़ अनाड़ी आतंकवादी बनते थे, फिर थोड़ा और मामला आगे बढ़ा, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर आतंकवादी बनने लग गए। अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आतंकवादी बन रहे। अभी रिसेंट घटना हुई है कि 2 लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो हमारा सबसे सिक्योर्ड हमारा परमाणु सेंटर है, वहां 2 भाई 30 साल तक वैज्ञानिक बन के काम करते रहे। हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले 2 भाई वैज्ञानिक बन के काम करते रहे। एक ईरान के लिए काम कर रहा था और एक पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। पकड़े गए। क्या उनको फांसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या उनको उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी? 100% बिल्कुल नहीं होगी। क्या उनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? व्यवस्था बदली नहीं, सिस्टम बदला नहीं। मेरी कोशिश यह है कि सिस्टम बदल जाए, क्योंकि बीमारी डॉक्टर बदलने से ठीक नहीं होता, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। मैं दवाई बदलने की कोशिश कर रहा हूं, इसी के लिए करता रहता हूं। दुनिया में 3 तरीके के एजुकेशन सिस्टम है, जो भाई राजीव दीक्षित जी कहते थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एक एजुकेशन सिस्टम हमारा है जिसको हम वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। एक एजुकेशन सिस्टम गल्फ कंट्रीज का है जिसको आप मदरसा कहते हैं। एक एजुकेशन सिस्टम वेस्ट कंट्रीज का है जिसको आप मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल कहते हैं। इन तीनों एजुकेशन सिस्टम का एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है। डॉक्टर क्या चाहेगा? लोग बीमार हो या ना हो? जोर से बोलिए जरा।
दवा बनाने वाली कंपनियां क्या चाहेंगी? लोग बीमार हों या ना हो? जोर से बोलिए जरा। बीमार हो। इन तीनों एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जो हमें प्रिवेंशन सिखाता है? जोर से बोलिए जरा। हमारा वाला मदरसा सिखाता है क्या? मॉन्टेसरी मिशनरी सिखाता है क्या? हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। तो यानी दवा बनाने वाली कंपनियां जिनका 25 लाख करोड़ का कारोबार है, वो तो नहीं चाहती हैं कि वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़े। जैसे पटाखा बनाने वाली कंपनियां चाहती है कि साल भर लोग पटाखा चलाते रहें, शादी विवाह में भी चलाएं, मैच के दौरान भी चलाएं, होली दिवाली भी चलाएं, वैसे बम बारूद बनाने वाली कंपनियां क्या चाहती हैं? जोर से बोलिए जरा। पटाखे फूटते रहे, क्योंकि अगर जब तक लगातार अशांति नहीं रहेगी तो उनका बम बारूद खरीदेगा कौन? उनका AK-56 खरीदेगा कौन? उनका AK-47 खरीदेगा कौन? इन तीनों एजुकेशन सिस्टम में कौन सा एजुकेशन सिस्टम अशांति फैलाता है? जोर से बोलिए जरा। मदरसा। तो पूरे दुनिया में मदरसों की फंडिंग बम बारूद बनाने वाली कंपनियां करती हैं। पूरे दुनिया में उपभोक्तावाद कौन बढ़ाता है? मॉन्टेसरी सिस्टम, मिशनरी सिस्टम। क्योंकि जब गुरुकुल वाला बच्चा तो पढ़ेगा, अष्टांग योग पढ़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह, वो कम से कम कपड़ा पहनेगा, कम से कम खाएगा, हितभुक मितभुक ऋतभुक ऋतुओं के अनुसार खाएगा, बीमारी नहीं पड़ेगा। जब बीमार नहीं पड़ेगा तो दवा बनाने वाली कंपनियों की एनुअल टर्नओवर कम, बम नहीं फोड़ेगा, बारूद कौन खरीदेगा? तो पूरे की पूरी दुनिया में कुछ सेट ऑफ कंपनीज हैं जो मदरसों की फंडिंग करा रही हैं, मदरसे बढ़ा रही हैं, जिससे उनकी डिलीवरी कंटिन्यू बनी रहे, उनका प्रोडक्शन बढ़ता रहे। वो है मदरसा। जो कंज्यूमर गुड बनाने वाली कंपनियां हैं, वो चाह रही हैं कि मिशनरी स्कूल और मॉन्टेसरी स्कूल खूब पहले, क्योंकि मॉन्टेसरी और मिशनरी हमें उपभोक्ता बनाती है, कंज्यूमर बनाती है, हमें इंसान रहने नहीं देती हो। अपनी सिस्टम उनका ऐसा है कि हम कंज्यूमर बन जाते हैं। तो ये जो GDP का कॉन्सेप्ट आया है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 6 ट्रिलियन इकोनॉमी, 9 ट्रिलियन इकोनॉमी, अल्टीमेटली ये बड़े बड़े हमारे जो बिग प्लेयर हैं उनका कॉन्सेप्ट है। तो बड़े जो बिग प्लेयर हैं वो मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। हथियार बनाने वाली कंपनियां मदरसे को फैला रही हैं। गुरुकुल जब अगर सिस्टम लागू हो जाएगा तो सबका नुकसान है। लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो दवाई कम, सामान कम खरीदेंगे तो इकोनॉमी कम, सामान नहीं खरीदेंगे तो GDP कम। तो इसलिए धीरे धीरे गुरुकुल वैदिक सिस्टम हमारा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन मानवता के लिए वही सिस्टम ज़रूरी है। इसीलिए मैंने एक PIL फाइल किया कि भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए, जो आपकी बात थी। मैंने उस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, और मांग किया है कि भारत में कम से कम 10वीं तक 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन सिलेबस करिकुलम एक समान किया जाए। गुरुकुल वैदिक शिक्षा से मैं आपको कहता हूं भारत की 50% समस्या ठीक हो जाएगी। गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से माओवाद खत्म होगा, शिक्षा का भारतीयकरण करने से नक्सलवाद खत्म होगा, गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से विदेशी कुरीतियां खत्म होंगी, गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से स्वदेशी का भाव आएगा, गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से 3 तलाक, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया जैसी कुरीतियां खत्म होंगी। गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से जो विदेशी कुरीतियां हैं, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, ये खत्म होंगी। सबल भारत बनेगा, सुरक्षित भारत बनेगा, समावेशी भारत बनेगा, अलगाववाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, ड्रग कारोबार खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगी, धर्मांतरण रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से पत्थरबाजी रुकेगी, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से गौहत्या रुकेगी, मानव हत्या रुकेगी, चोरी लूट झपटमारी कम होगी, नशा तस्करी कम होगी, मानव तस्करी कम होगी। गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से बाल विवाह रुकेगा, बहुविवाह रुकेगा। ऐसे भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से हो सकता है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो जाएगी। ऐसी इकोनॉमी लेके हम क्या करेंगे? ऐसे विकास को लेके हम क्या करेंगे जो विकास के साथ हमें विनाश दे? अब समय आ गया है इस विकास और विनाश के बीच में एक बैलेंस बना के काम किया जाए, और वो हमारा गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम ही देता है। गुलामी की हालत यह है, आज भी 75 साल के बाद हम शब्द तक नहीं बदल पाए। हम आज भी थाना को थाना कहते हैं, हवलदार को हवलदारी कहते हैं। मतलब
हवलदार, थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान, जो विदेशी शब्द हमें मिले थे उन शब्दों को हम नहीं निकाल पाए। भाई थाना क्या है? सुरक्षा देने के लिए बना है ना, तो थाने का नाम क्या होना चाहिए? प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है तो थाना क्या कहलाना चाहिए? प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। तो थानेदार क्या कहलाना चाहिए? प्राथमिक सुरक्षा अधिकारी। तहसील किस लिए है? न्याय देने के लिए। तो तहसील का नाम क्या होना चाहिए? प्राथमिक न्याय केंद्र। और तहसीलदार कौन होना चाहिए? प्राथमिक न्याय अधिकारी। अगर प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हो सकता है तो जिले का कलेक्टर जिला सेवक नहीं हो सकता क्या? जोर से बोलिए जरा। और शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। जब हम इन गुलामी के शब्दों को हटाएंगे तो स्वदेशी का भाव आएगा, कर्तव्य का बोध होगा उसमें। मुझे लगता है इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो गुलामी की पुलिस व्यवस्था जो आज भी चल रही है, आपको जान के आश्चर्य होगा 1861 में हमारे पूर्वजों को पीटने के लिए कानून बना था। इसका देखिए पुलिस एक्ट। इसी पुलिस एक्ट का उपयोग करके जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी। इसी पुलिस एक्ट का उपयोग करके लाल बाल पाल को लाठियों से पीटा गया था। इसी कानून का उपयोग करके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। यह कानून बनाया ही गया था भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए, और यह कानून आज भी चल रहा है। आज तक हमने इस कानून को बदल के अपना खुद का एक कानून नहीं बनाया।